आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे इकिगाई एसेट मैनेजर होल्डिंग्स के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल साहब। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। काफ़ी समय से आपने तेजी के वक्त से ये अलर्ट किया था, सावधान रहें, वैल्यूएशंस महंगे हैं, खास तौर से मिड कैप स्मॉल कैप घट सकते हैं, घटे भी, अच्छे खासे नीचे आए भी। अब थोड़ी रिकवरी के संकेत बन रहे हैं। इस रिकवरी पर कितना भरोसा किया जाए, पहला, और दूसरा है कि क्या वाकई में सबसे बुरा समय बीत चुका है या खतरे अभी भी बाकी है? अनिल जी, आपके ये सवाल, अगर मैं दो भागों में जी। इसका जवाब देता हूँ। पहला, अगर देखें कि फरवरी से हम थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होने लगे मार्केट्स पर, और हमारा ये मानना था कि 45-50 दिनों में आरबीआई ने जो एक्शन लिया है, मार्केट्स ने उसे इग्नोर किया है, और ग्राउंड पर कहीं ना कहीं रिकवरी स्टार्ट हो गई है जब हम वेरियस इंडिकेटर्स को ट्रैक करते हैं। और ये आज से नहीं, नवंबर दिसंबर से ये रिकवरी स्टार्ट हो गई है। लेकिन मार्केट में जो एक्सेसेस क्रिएटेड थे, उसके कारण हमने भारी गिरावट देखी। ये मैक्रो इकोनॉमिक इशू नहीं था। उसका कारण क्या था कि जो मार्जिन फंडिंग बुक थी, वो मार्च 2023 में करीबन 23,000 करोड़ का था। दिसंबर 2024 में वो नंबर 90,000 करोड़ हो गया। और ये क्लियरली वो वाला पैसा है जो ग्रीड शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को चेस करता है। और जब मार्केट में जनवरी में गिरावट आई, तो इस बुक से हमने बहुत बड़ी अनवाइंडिंग देखी, और ये आज के दिन करीबन 60-65 हजार करोड़ के लेवल पर सेटल हो रहा है। सेकंड, हमने देखा कि एफ आईज का जो शॉर्ट इंटरेस्ट था, वो बड़ा स्पाइक किया लास्ट 2-3 महीने में। और सामने जब कोई बायर नहीं है, तो ये हेज फंड्स के लिए एक बहुत ही अच्छा समय था कि वो शॉर्ट करे और मार्केट में और सेलिंग की दबाव पैदा करे। मार्च दौरान जब आरबीआई के एक्शंस लोगों को समझ में आने लगे, और गवर्नमेंट के भी एक्शंस, गवर्नमेंट केपेक्स स्टार्ट होने लगा ग्राउंड लेवल पर, रियलिटी चेक जब लोगों ने देखा, जीएसटी डेटा, पावर डिमांड, स्टील डिमांड, सीमेंट डिमांड, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये एहसास होने लगा कि ये जो सेलिंग हुई है बहुत ज्यादा हुई है, करेक्शन फेज है। और ये करेक्शन से जो बड़े एक्सेसेस थे वो बड़े निकल गए हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट 12 से 18 महीने की अगर हम बात करें, तो हमें लगता है मार्केट्स कहीं ना कहीं एक बॉटम 21-22 हजार के लेवल पर फॉर्म कर लिया है। और यहाँ से हर चीज नहीं चलेगा। लास्ट 3 साल मार्केट्स के लिए एक हनीमून पीरियड था, जो भी आप स्टॉक लो उसमें पैसा बना था। लेकिन यहाँ से लेके नेक्स्ट 12-18 महीने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मार्केट का ब्रेथ नैरो होता जाएगा। और आप ये अभी भी देख रहे हैं कि निफ्टी सभी इंडेक्सों में लास्ट 3 महीने में सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर है, क्योंकि वहां के जो 8-10 टॉप हैवी वेट्स है जो चले नहीं थे लास्ट 3-4 सालों से, वो परफॉर्म कर रहे हैं या वो गिर रहे नहीं है। उसके कारण निफ्टी में दबाव ज्यादा नहीं है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आपने 15 से 20% की करेक्शन देखी है, और स्टॉक लेवल में ज्यादा ही देखा है। और यहां से हमें लगता है कि 100-150 स्टॉक पूरे मार्केट में चलेंगे, ब्रेथ नैरी होगा, और मेन वर्सेस बॉयज का गेम होगा। हर चीज नहीं चलेगा। स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी आने वाले नेक्स्ट 12 से 18 महीने में आपके वेल्थ क्रिएशन। तो अब यहाँ से धीरे-धीरे कंस्ट्रक्टिव होने का वक़्त है, थोड़ी-थोड़ी खरीदारी करने का वक़्त है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें बदली है। लेकिन अब कई लोगों को ये लगता है कि अरे! पहले तो बेच नहीं पाए, अब ले नहीं पाए, नीचे से अच्छा रिकवर भी हो गया। क्या उन्हें बाज़ार मौके देगा, और यदि हाँ, तो कैसे अप्रोच करें निवेश करने के लिए आज से इस बाज़ार को? अनिल जी, मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है, और आपको बीच बीच में मौका मिलता रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि मार्केट के फाइनल अल्टीमेट बॉटम हो गई है। हमें लगता है एक डिप और आ सकता है। और इस डिप का ये कारण है कि इस बार एक अनोखी चीज हुई है मार्केट के अंदर, कि लास्ट 2 महीने में मार्केट्स करेक्ट किया है। लेकिन नॉर्मली मार्केट्स करेक्शन पर इंडिया का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसे हम विक्स कहते हैं, उसमें एक स्पाइक अप आता है। इस बार ये अनोखा समय है जहां पर विक्स एक्चुअली नीचे गया रादर देन स्पाइक अप। तो हमें लगता है कि फाइनल कैपिचुलेशन लेग जो है, अभी तक कम नहीं हुआ है। और दूसरा, अगर आप देखें तो लास्ट 12 महीने में या 18 महीने में सबसे ज्यादा पैसा जो म्यूचुअल फंड्स में आया वो थीमेटिक स्कीम्स में है। और उसके काफी सारे अभी फंड्स 10 रुपए के नीचे नैव पर है, कई में 15-20% भी लॉस है। तो ये जब पैसा निकलेगा 6-12 महीने में, तो वो कहीं ना कहीं एक एग्जिट ढूंढेगा। और वहां पर हमें लगता है कि फाइनल बॉटम होना चाहिए मार्केट का। और मतलब कई सारे सेक्टर्स जो हमें अच्छे लग रहे हैं,
वो है अभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। क्लियरली दिख रहा है कि बोरिंग सेक्टर अब अच्छा लगने लगा है लोगों को। केमिकल्स हमें काफी अच्छा लग रहा है कि रीस्टॉकिंग फेज चालू हुई है और कहीं ना कहीं जो दबाव था वो कम हो रहा है, और गवर्नमेंट भी एंटी डंपिंग के द्वारा अब चाइनीज की जो डंपिंग हो रही थी उस पर एक्शन ले रहे हैं। थर्ड, हमें लगता है इस दौरान सीमेंट सेक्टर काफी स्ट्रांग है, और नॉर्थ वाले सीमेंट प्लेयर्स काफी स्ट्रांग उनका परफॉर्मेंस रहा है वॉल्यूम में भी और प्राइसिंग में भी। और फोर्थ, इस बार का सबसे अनोखा सेक्टर रहा है मेटल्स। नॉर्मली जैसे ही मार्केट में थोड़ी छीक आती है या थोड़ा करेक्शन होता है, ये सेक्टर का बीटा बहुत ज्यादा है। एंड नॉर्मली हम देखते हैं कि मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा करेक्ट करती है, लेकिन इस बार मेटल सेक्टर स्ट्रांग रहा है। वो इंडिकेटर दे रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है ये सेक्टर एक लीडरशिप प्रोवाइड करे मार्केट्स को, और अक्रॉस द बोर्ड आपने देखा मेटल स्टॉक्स काफी ठीक कर रहे हैं। तो ये चार पांच सेक्टर्स, और ओवर अ पीरियड हमें लगता है सेकेंड हाफ ऑफ FY 26 जो रहेगा वो कंजम्पशन के लिए कमबैक ईयर होना चाहिए। जो भी टैक्स कट हुए हैं, वेलफेयर स्कीम्स हुए हैं, फाइनली रूरल और अर्बन में हमें लग रहा है कि कंजम्पशन वापस आना चाहिए, स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी कंपनियां। और ब्रॉडली स्पीकिंग मार्केट्स, जैसे मैंने कहा, एक सिलेक्टिव फेज में रहेगा। नॉर्मल लोगों के लिए पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस मार्केट में, जहां मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बैंक्स, फाइनेंस, मेटल, सीमेंट जैसे शेयरों में मौके हैं आपके लिए खरीदारी के। अब कौन-सा बड़ा ट्रिगर है जिस जिस पर बाज़ार की नज़र है आपके लिहाज़ से, जो बड़ा गेम चेंजर हो सकता है बाज़ार के लिए तेज़ी या मंदी के लिहाज़ से? जिस भी लोगों से हम बात करते हैं, फैमिली ऑफिसेज, बड़े HNIs, कॉरपोरेट्स, सबको 2 अप्रैल का इंतजार है। एंड सबको लग रहा है कि ये कैसे शेप अप होगा, एक डायरेक्शन, एक अनसर्टेनिटी एंड हो, तो हम बिजनेस की प्लानिंग करें। और कई जगह हमें लग रहा है जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनसे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि US बायर एकदम फ्रीज हो गया है, उसे भी नहीं पता कि आगे का डायरेक्शन क्या है। अप्रैल में हो सकता है कि टैरिफ्स को लेके थोड़ा डायरेक्शन हो। बट अगर आज आप मुझसे पूछो तो नेक्स्ट 2-3 साल में नियर टर्म में क्या होगा किसी को नहीं पता। बट ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स आई थिंक इंडिया के पास एक बहुत बड़ी मतलब फॉर्मिडेबल पोजीशन है, और बेनिफिशियरी हो सकता है इंडिया, क्योंकि क्लियरली US और चाइना में पावर की स्ट्रगल राइवलरी चल रही है। यूरोप अपने डरा हुआ है खुद, वो अपने ग्रोथ को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, और इसके कारण काफी सारे काम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को आ सकते हैं। एंड हमें लग रहा है कि फाइनली ट्रम्प साहब पॉलिटिशियन कम नेगोशिएटर और बिजनेस पर्सन है। वो नहीं चाहेंगे कि विश्व की दोनों बड़ी इकोनॉमी चीन और इंडिया के साथ आप दोनों से दुश्मनी बोल लो या दोनों पर टैरिफ लगा दो, क्योंकि एक बड़ा मार्केट आपको चाहिए अपने भी गुड्स के लिए और सामानों के लिए। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स इन पूरे जियो पॉलिटिकल डी ग्लोबलाइजेशन फेज में कहीं ना कहीं बेनिफिट कर सकता है, अगर हम अपनी पॉलिसीज को ठीक से कैरी फॉरवर्ड करें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अनिल जी ये है कि गवर्नमेंट अब अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को किस तरह बढ़ावा देती है वो देखने लायक है। आई थिंक GST के कई स्लैब्स में रिवीजन की बात चल रही है, गवर्नमेंट केपेक्स को पिकअप करने की बात चल रही है। यहाँ पर खाली एक ही पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इतने एक्टिव नहीं है केपेक्स को लेके, और इस साल उनका अभी भी 4% डिक्लाइन है केपेक्स में। तो अगर स्टेट और सेंटर दोनों मिलके काम करें और स्पेंडिंग ठीक करें और प्राइवेट सेक्टर उसके साथ मिलके करे, तो आने वाले समय में 6.5-7% अपनी GDP ग्रोथ नेक्स्ट 2-3 साल कहीं नहीं गई, और इसका मतलब है 12 से 13% कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ये 2-3 चीजें हैं हम जो क्लियरली देख रहे हैं। ऑटो सेक्टर किस तरह बिहेव करता है, कुछ गवर्नमेंट उनको अगर सॉफ्ट दे, तो हमारा ऑटो सेक्टर आने वाले समय में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, ऑटो एंसिलरी। और हम काफी सारी कंपनियों से लास्ट 1-1.5 हफ्ते में मिल के आए, उनकी फैक्ट्री में गए। जस्ट आपसे एक छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ कि कई कंपनियों में जब हम उनके शॉप फ्लोर पर गए, तो सारे विदेशी कस्टमर वहां बैठे हैं, चाहे वो इसराइल से हो, चाहे US से हो या यूरोप से हो। और एक दो जन से जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें माल चाहिए, बिकॉज हमें सप्लाई चेन, हमें अपना श्योरिटी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता चाइना कब बंद कर देगा, हमें नहीं पता यूरोप में क्या प्रॉब्लम आएगी।
तो हमें इंडिया में वो इंजीनियरिंग स्किल्स दिखते हैं, प्रिसिशन इंजीनियरिंग स्किल्स दिखते हैं। और ये छोटे बायर्स नहीं है, ये बड़े बड़े एमएनसीज हैं जो इंडिया से आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं और अपना सप्लाई चेन बैठाना चाहते हैं। तो आने वाले समय में मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ ये सारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेके कि इंडिया के लिए ये एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है अगर हम अपने पॉलिसीज को ठीक के कंडक्ट करें आने वाले समय में। ठीक बात है। तो ये सारे हैं ट्रिगर्स जिन पर रखनी है आपको नज़र। बहुत-बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपका समय दिया आपने और थैंक यू विस्तार से अजय। बताया कि बाज़ार के डायरेक्शन और निवेश के मौकों के बारे में।